माता सीता के बाद अगर किसी ने स्त्री का हरण किया है, स्त्री के साथ किया है, तो जी ने किया है, इनकी भाजपा सरकार ने किया है। ये बैक टू बैक जो इंसिडेंट्स हुए, परीक्षा लीक के, पेपर लीक के, और कानून तो पहले भी बना था, कानून फिर बन गया है। पेपर लीक हुआ, यूजीसी का मुआवजा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया 1 घंटे के अंदर, सरकार को समझ में नहीं आया। उत्तर प्रदेश में तो एक सहयोगी दल के विधायक ऐसे भी जिनके ऊपर 7 मुकदमे हैं पेपर लीक से, लेकिन फिर भी वो जो है विधायक बने हुए हैं। इसी परीक्षा पे ये तय है बच्चों के उस पे कि ये जाएगी सरकार, और ये कभी पलट के नहीं आई। रावण रूपी ये सुनने वाले नहीं। भाई बच्चियों को कपड़ा फटा है, मारपीट हो गई, कौन सा ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा धर्मात्मा है जो बच्चियों को लाठीचार्ज कराता है? अभी तो ये बच्चे बहुत शरीफ है महाराज, हम लोग होते तो इनका नाक काट काट लेते। जैसे दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर के विनाश का कारण हुआ, उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान इस विनाश करके जाएंगे। एक कोई दीपक जलाने वाला बीजेपी का नहीं मिलेगा। तो यूपी का ब्राह्मण तय कर लिया, एक और बीजेपी के झोले में नहीं पड़ने वाला। शिक्षा व्यवस्था पे तो सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था पे जो सवाल थे घोटाले की वजह से, लेकिन मैंने जो कंटेंट देखे, पहली बार कोई ऐसा आंदोलन देखा मैंने देश में जिसमें अराजकता के संग अश्लीलता के कंटेंट चल रहे हैं। यदि सीजेपी की मांगे भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो मैं ये जरूर मानूंगा कि जो आंदोलन अराजक हो जाएगा, जो आंदोलन अलोकतांत्रिक हो जाएगा, जो आंदोलन अश्लील हो जाएगा, उसकी मांगे सरकार मानेगी, तो हम भी संविधान की परिधि छोड़ के निकलेंगे। जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। संसद ठप है, कोई कार्रवाई आगे नहीं। सरकार कैबिनेट में पेपर लीक को लेकर एक नए कानून के साथ आती है। पिछली बार भी एक कानून आया था, इस बार एक नया कानून आया है, और इसका ऐलान रात को 12 बजे प्रधानमंत्री खुद सामने आकर दे सके। विपक्ष अड़ा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सीजेपी अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले उसका धरना प्रदर्शन, उसका प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। उधर सोनम वांगचुक, उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं अनशन समाप्त करता या तो खुद को समाप्त कर लेता, तो मैंने एक विकल्प चुना है। सरकार ने कुछ भरोसा दिया। ये सारी चीजें पिछले 48 घंटे से 24 घंटे से देश के सामने। अब कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने अंदर खाने में इस बात के लिए अगले कुछ घंटों का समय मांगा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार क्या मन बनाती। उसके अलावा जो छात्रों की मांगे थी, चाहे उनकी एफआईआर वापस लेना, या उनके ऊपर जो लाठीचार्ज या दुर्व्यवहार हुआ और मामलों की जांच करना, इन तमाम विषयों पर सरकार विचार करी, पर एक अलग अलग तरीके के नैरेटिव इस पूरे मामले में सामने आ रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता, लोग, उनसे जुड़े हुए हैंडल्स, इन तमाम प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल, अर्बन नक्सलाइट और अलग अलग तरीके से फॉरेन फंडिंग से जुड़े हुए और अलग तरह के तरीके से एंटी बीजेपी एलिमेंट्स, कई तरह से चीजें कह करके संबोधित कर। अब इस कड़ी में मेरे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग अलग अलग वर्ग से, कोई हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, कोई करनी सेना से जुड़ा हुआ है, कोई सवर्ण मोर्चा से जुड़ा है, कोई पत्रकार है, सब अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जरा परिचय करा देते हैं। अभिनव नाथ तिवारी, हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर, और लगातार प्रमुखता से अपनी बातें रखते हैं लोगों के सामने। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी, वो लगातार अलग अलग मुद्दों पर मुखर राय रखते हैं। बसंत सिंह जी, सवर्ण मोर्चा के संयोजक, ये लगातार अपनी बातें सबके सामने रखते हैं। उमाशंकर दुबे, सीनियर जर्नलिस्ट, पूर्व संपादक दूरदर्शन के, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और एक एक करके हम जानेंगे कि इसको लेकर के क्या है। अभिनव, आपसे शुरू करते हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो रहा है जो पिछले कुछ घंटों से हाय तौबा मची हुई? देखिए, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को समाप्त करने के सिवा कोई तमाशा नहीं है। इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कानून आपने बना दिया, आज तक कानून के दायरे में सजा कितनों को दी। पेपर लीक में कितने विधायक, कई विधायक ऐसे मौजूद हैं जिनको पेपर लीक में इनके ऊपर एफआईआर हुई है, जो जेल भी गए, बाद में विधायक बन गए हैं। इसलिए इसका कहीं कोई मतलब नहीं है। इस कानून बनाने से ज्यादा जरूरी था एक ऐसा मैसेज देना जिससे भविष्य में लोग डरे और अपने दायित्व का निर्वहन करें। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के सिवा कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान कोई प्रधानमंत्री नहीं थे। धर्मेंद्र प्रधान को आप तत्काल में हटा सकते थे, युवाओं की भावनाओं
को आप कद्र करते हुए आप उनको हटा देना चाहिए। ठीक है संदीप भाई, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो अवनीश जी हम लोग यूजीसी के समय से मांग रहे हैं, आज कोई नई बात तो है नहीं। हम लोग यूजीसी 14 जनवरी से मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उसके बाद अब सीजेपी ने भी मांगना शुरू कर दिया। इस देश का जो जेनजी है उन्होंने भी मांगना शुरू कर दिया, और अपोजिशन भी मांग, और अब अपोजिशन भी मांगने लगा। यद्यपि आंदोलन अपोजिशन ने किया नहीं था, अपोजिशन यूजीसी के मामले में हमारे साथ नहीं था, सरकार हमारे खिलाफ थी, लेकिन वो भी साथ नहीं थे। इसमें जब ये मामला बढ़ने लगा तो अपोजिशन पहुंच गया। अभी तो वहां यही नहीं तय हो पा रहा है कि अभी अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं है। सोनम वांगचुक एक बड़ा चेहरा थे जिन्होंने कल अपना आंसर समाप्त कर दिया है। सीजेपी ने उनको अपने आंदोलन से अलग। छात्रों के हितों में बात होनी चाहिए, और ये बात आज नहीं होनी चाहिए। ये बात शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि छात्रों के हितों में सदैव बात होनी चाहिए, लेकिन वो बात कोई करता नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनसे बचने का रास्ता। उत्तर प्रदेश में तो एक सहयोगी दल के विधायक ऐसे भी जिनके ऊपर 7 मुकदमे हैं पेपर लीक से, लेकिन फिर भी वो जो है विधायक बने हुए हैं। आप बेदीराम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बेदीराम की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश तक में मुकदमे हैं उस पर, केवल उत्तर प्रदेश में। रेलवे भर्ती और तमाम हाँ, और जब वो निकलते हैं तो इनके सहयोगी दल के, उनके पार्टी के मुखिया कहते हैं किसी को नौकरी चाहिए होगी तो विधायक जी बैठे बहुत लोग की नौकरी लगवाएं। तो ये तो भाजपा का चरित्र है, उनके सहयोगी दलों का चरित्र है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था, और ये आज नहीं होना चाहिए था, तभी होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कानूनी, आप कानून बना देंगे, इन कोर्ट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं करेंगे तो किसी को सजा हो ही नहीं सकती। वो तो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले कोर्ट की जगह तो बनाइए, क्या चीज करेंगे आप? आपने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी कोर्टें बनाई है, रिजल्ट क्या है? सजा कितनों को है? भाई सीबीआई ने इतने मुकदमे, ईडी ने इतने मुकदमे पिछले 10 सालों में दर्ज किए, सजा कितनों में करा पाई? ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक लॉलीपॉप देने से कोई काम नहीं चलेगा कि होम्योपैथिक की मीठी गोली दे दो, खाते रहो, चूसते रहो। एक बात आपको और याद दिला दूं, एक व्यापक घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश। जांच चलती रही, लोग मरते रहे, लोग पकड़े जाते रहे, लोग मरते रहे, कितने लोग मर गए, सिलसिला ही था, पूरा सिलसिला था। मतलब इतने लोग मरे कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। परिणाम देखिए, परिणाम निकलने वाली चीजें चाहिए। अब हमको ये सब बात नहीं चाहिए। मैं छात्रों के साथ हूँ, मैंने पहले दिन से कहा, छात्रों के हितों के साथ हूँ, और यूजीसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यूजीसी की वजह से सरकार के खिलाफ भी हूँ। आरक्षण को लेकर भी मैं खिलाफ हूँ कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने एनडीटीवी में देखा हर्ष दुबे ने क्या कहा। अब समस्या हम लोगों के संग, सामान्य वर्ग, सवर्ण समाज के संग क्या समस्या है? सवर्ण समाज के संग समस्या ये है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए यूजीसी जैसा कानून लाई थी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों को गिराने के लिए, हम लोगों को नेस्तनाबूद करने। आज वही इनके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हम भी उस मंच को साझा करते हैं, बिल्कुल साझा करते हैं। लेकिन अगर उस पे इसके संग यूजीसी की बात हो, नेट के संग उस पे आरक्षण की बात हो, सामाजिक आरक्षण तो बहुतों ने बात करने की कोशिश की है उस मंच पर। नहीं, किसी ने मंच पे बात नहीं की है। देखिए मंच तो देखिए, मैं छात्रों के साथ हूँ, अवनीश जी, बिल्कुल स्पष्ट हूँ, लेकिन उस मंच का विरोधी हूँ जिस मंच से देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नारे लगते हैं। एक करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष 600 किलोमीटर की यात्रा जयपुर में कर रहे, आज 14वां दिन है, और हम लोगों ने इतना आंदोलन किया 14 जनवरी से। एक आंदोलन की एक फुटेज कोई निकाल के दे देगा, गारंटी दे रहा हूं, नाम के आगे से छतरी लगाना बंद कर दूंगा, राष्ट्र विरोधी और धन विरोधी नारे। शिक्षा व्यवस्था पे तो सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था पे जो सवाल थे घोटाले की वजह से, लेकिन मैंने जो कंटेंट देखे, पहली बार कोई ऐसा आंदोलन देखा मैंने देश में जिसमें अराजकता के संग संग अश्लीलता के कंटेंट चल रहे हैं। अगर ये शिक्षा मिल रही है तो बसंत जी, देखिए, बच्चों ने जो आंदोलन शुरू किया कि उनका मांग था कि ये जो परीक्षा लीक हो रही है, कैंसिल हो रही है, उसको ठीक से कराया जाए।
इस पे हम ये नहीं सोच पाते कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमसे क्या लेना देना। इनकी सरकार में मोदी जी कौन सा इस्तीफा किससे लेते हैं? उनको आज निर्णय किया, कल हटाना है तो हटाना है। किसी को मंत्री हो, उनका नौकरशाह हो, कोई उनका तो एक तरफा निर्णय होता है। रावण के बाद केवल मैंने मोदी जी को ही देखा कि जो उस तरह का निर्णय लेते हैं। रावण के बाद कोई निर्णय केवल मोदी जी ही लेते हैं कि जो चाहा वो कर दिया। रावण ने कहा कि जो मुझे समझ में आता वही सही है। तो धर्मेंद्र प्रधान को आज नहीं तो कल तो हटा ही देंगे, लेकिन उससे हमारी बच्चों की समस्या का समाधान नहीं होना। आप कानून क्या से बनाएंगे? क्या 302 का कानून बना तो उससे हत्याएं बंद हो गई? कानून बना के आप क्या पाते हैं उससे? हमें बच्चों की परीक्षा समय से करा दीजिए। जिन बच्चों का एज मान ली परीक्षा को से कैंसिल में उनका नुकसान हो रहा है, उनको कहीं के हम 2 साल बढ़ा के देंगे उनको। ये चाहते हैं हम लोग, और बच्चे भी इसी की मांग कर रहे हैं। अब रही बात बच्चों के प्रोटेस्ट करने की, तो बात अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि हम लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि जब यूजीसी का कानून आया जिसकी वजह से हम लोग भाजपा से नाराज हैं, तब इन लोगों ने यही जो जिन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, आज राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, ये लोग तो मजा ले रहे थे क्योंकि चलो सवर्णों के खिलाफ है मामला, ठीक है। आप जिनके लिए मोदी जी यूजीसी लाए थे वही लोग बैठे थे, वही लोग पीटे गए और आगे भी पिटाएंगे वो, ये जान जाइए। मोदी जी, आज मैं एक देख रहा था, किसी का वीडियो डाला था उसने, 4 लोग हैं जो एक किसी गन्ने खेत में गन्ना तोड़ रहे हैं। वो कोई लठैत टाइप में आदमी था, वो गया तो चारों ने ऊँख लेके खड़े हो गए। आप तो बताता हूँ, वो बहुत दिमाग वाला था, मोदी की तरह था। उसने ये कहा कि पहले कहा कि अरे पंडित जी आप तो अपने हैं, अरे ठाकुर साहब अपने हैं, अरे बनिया जी आप अपने हैं, ये कैसे शूद्र, मतलब उसने मतलब कुछ इस टाइप में कहा, ये कैसे कर दिया। ये तीनों बड़ा खुश हुआ, हाँ ठीक है। फिर उसने पटक के लाठी से मारा इनको, शूद्र साहब को, धर्मेंद्र प्रधान जी को पटक के मारा और क्यों भाग गए। अब वीडियो था, हाँ कोई मतलब वीडियो था, उसमें उसने फिर अगली बारी मेरी आई बनिया जी की, कहा अरे पंडित जी आप बताइए, आप ठाकुर साहब ठीक है, ये बनिया साला कैसे जो है वो कर दिया, मारा 50 लाठी बनिया राम को हमको, जो अगर हम बनिया को 50 लाठी मारा और हम भी भाग गए। अब आई ठाकुर साहब को, फिर पंडित, अरे पंडित जी भाई आप तो गांव के मुखिया हैं, ये है वो है, ये ठकुआ साला कैसे कर दिया, 50 लाठी ठाकुर साहब भी पिटाए, जैसे ठाकुर साहब पिटाए ये भी भागे। उसने फिर अब लाठी लेके पंडित जी का, तो पंडित अरे यहाँ तो चल रहा भाग आ रहा, 4 लाठी पंडित जी पिटाए, 4 लाठी पंडित जी पिटाए। वही हाल मोदी कर रहा हो लठैत की तरह, पारा पारी सबको रेलेगा और रेलेगा। जिस भगवान को लाया था वो भगवान भी उनको नहीं बचा पाएंगे, मैं आपको दिला रहा हूँ। इसी परीक्षा पे ये तय है बच्चों के उस पे कि ये जाएगी सरकार और ये कभी पलट के नहीं आई। जिस भगवान को लाए थे ना अयोध्या में, उनका पैसा चोरी कर ले गए, वही भगवान इनको नरक में भेजेंगे। आप ये जान जाइए। इस्तीफा क्या होता है महाराज, जितने जैसे बच्चे धरने पे हटा देते आप उनको कोई और मत करा लेते। देखिए फिर इन्होंने जातिवाद किया, फिर उनको धर्मेंद्र प्रधान चूंकि SC/ST जात से आते हैं, मैं क्लियर नहीं हूँ, बैकवर्ड से, तो उनको बचाने के लिए फिर एक ब्राह्मण की हत्या किया इन्होंने, फिर जोशी को हटा दिया। जब पिछली बार जब हुआ था तो भी आपने देखा ब्राह्मण की हत्या किया, एक ब्राह्मण को हटा दिया। यही काम है इनका। जब तक बात आएगी कानून पे, एक बात आपको और बता दूं कि 2018 में SC/ST के मामले जो थे वो 22 उसमें कॉलम हुआ करते थे। मोदी जी ने उसको 47 किया और पूरे देश के मंचों पे घूम के कहा कि 22 कॉलम थे, मैंने 47 कर दिया, मैंने उसको कठिन कर दिया। वो भी सामान्य वर्ग के खिलाफ था। उसके बाद जब उसमें विरोध शुरू हुआ तो 2019 में EWS का आरक्षण आया, अवनीश जी आपको पता ही होगा, ठीक है। अब EWS आरक्षण की व्यवस्था को आप समझिए, तो जैसे 5 एकड़ जमीन अगर आपके पास है और तो 8 लाख रुपए की इनकम मानी जाएगी, आप उससे बाहर हो जाएंगे, आप EWS की श्रेणी में नहीं आएंगे। और इन्हीं भाजपा सरकार का बनाया हुआ नीति आयोग कहता है कि पूरे देश में जमीनों का जो उर्वरा शक्ति होती है उस हिसाब से 57,000 रुपए से लेकर के 1,02,000 रुपए तक 1 एकड़ की इनकम मानी गई है। इनके नीति आयोग का ये नियम है 57,000 से लेकर के 1,02,00,000। जब हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग हम लोगों को कानून बताते थे। तुम्हारे नीति आयोग के हिसाब से 5 एकड़ जमीन की वैल्यू 5 लाख रुपए हुई ना सालाना, तुमने 8 लाख रुपए क्यों ला दिया? तो इस तरीके के अगर ये कानून बनाएंगे तो उन कानूनों से कोई फायदा अवनीश जी नहीं होने वाला है। वो चाहे न्यूज पेपर लीक हो, चाहे सामान्य वर्ग के साथ हो, चाहे किसी के साथ। तो ये आप ये जान लीजिए कि
देश कभी व्यापारियों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। ठीक है, माशंकर दुबे, आपको क्या लगता है, आपने इतनी सारी बातें अब तक सुन ली, क्या जो घोड़ा था, जो यूजीसी के समय कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री के नाते उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने अचानक देश को, बीजेपी को एक अलग तरह के राजनीतिक संकट की तरफ कहीं ना कहीं धकेल दिया था, और उसका ये अंत में खामियाजा ये हुआ कि जो जुड़े हुए थे यूजीसी से जुड़े हुए सचिव, उनको बाद में हटाया गया। उस पर पूरे उत्तर प्रदेश खास तौर पर और बहुत सारी हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ी आलोचना हुई बीजेपी की, सोशल मीडिया में बड़ी आलोचना हुई। बीजेपी के खुद के समर्थक खुल करके बीजेपी के खिलाफ आए इस मुद्दे को लेकर के। अब जब ये परिस्थिति आई है कि पहले नीट की परीक्षा, फिर सीबीएसई की परीक्षा, ये बैक टू बैक जो इंसिडेंट्स हुए, परीक्षा लीक के, पेपर लीक के, और कानून तो पहले भी बना था, अब कानून फिर बन गया। सरकार क्या भरोसा दे पा रही है छात्रों को, और नहीं दे पा रही है तो क्या कारण है, और क्या कुछ होने जा रहा है? आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? देखिए उमेश जी, अगर हम पूरे घटना को देखें तो अपना बचपन पहले याद करने की जरूरत है। याद करिए, जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो अगर जमीन पर गिर गए या बेड से गिर गए या कुर्सी से लड़ गए, चोट लग गई, दीवार से चोट लग गई, तो हमारे माता पिता जो बुजुर्ग होते थे वो सबसे पहले अगर धरती पे गिर गया, किसी चीज दीवार पे चोट लग गई तो दीवार को ऐसे मारते थे, कहते थे उसको मार दिया, अब चुप हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगा चोट तुम्हारा। मतलब तुम्हारे को चोट लगी, इसकी सजा उसको दे दी। हमें भरोसा होता था कि देखो इसने गलत किया, इसको दंड हमारे पिताजी ने, माताजी ने, दादी जी ने दे दिया। दूसरी चीज, कई बार बड़ा भाई, आधा दर्द कम हो जाता था। तो कई बार बड़ा भाई बहन होते थे, तो अगर मान लीजिए डांट दिया या मार दिया, हम रोते हुए पिताजी के पास, माताजी के पास जाते थे, तो माताजी कहती अच्छा मारा उसने। तो अब चूंकि वो बड़ा एज में काफी अंतर था, लेकिन अब डांटना भी था, तो आते थे उसको धीरे से इशारा करते थे, कभी तुमको हम डांटेंगे, और उनको डांटते थे और इशारा करते थे कि रोने का बहाना भी करो, तो वो रोने का बहाना करता था। तो हमें खुशी मिलती थी कि देखो तुमने डांटा, देखो गलत हुआ तो न्याय, देखो पिताजी कहकर तुमको डांट सुनवा दिया ना, ऐसे ऐसे चिढ़ाते थे, मजा आ गया। कहने का मतलब ये था कि एक वो भाव था। आज यूजीसी का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, हम कहते प्रधानमंत्री सामने आते बोलते कि ठीक है, देखिए मामला है, गंभीर है, इसकी जांच भी चल रही है, हमने जो शिक्षा मंत्री है इनको चेतावनी भी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो या जो भी मुद्दे हो। तो ये क्या होता है, जनता में लगता है कि देखो प्रधानमंत्री हमारा किस तरीके से मंत्रियों को फटकार लगा रहे हैं। अब आप क्या हुआ, जिम्मेदारी कोई तय नहीं है, पेपर लीक हुआ, यूजीसी का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया 1 घंटे के अंदर, सरकार को समझ में नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, यूजीसी के मुद्दे पे तमाम सवर्ण मोर्चा और तमाम सवर्ण संगठन प्रदर्शन करने चले गए, उनके लिए परमिशन मांगी, किसी को मिली परमिशन? कोई प्रदर्शन हुआ नहीं, होने पाया। दिल्ली में चले गए, जंतर मंतर, सब अरेस्ट इधर उधर, जिधर जिधर। अरे हम लोग खड़ा नहीं होने दिया, आपको बताता हूं, वहां जाने नहीं दिया। आपको बताऊं, सरकार को यह अंदाजा नहीं था और सरकार ने एक गलत कैसे अंदाजा? सोमन बांचुनी का आदमी था, दूसरी इनका जो सक्सेना एलजी है उसने बैठा था, दूसरी प्लान करके किए थे। आज जो उन्होंने वापस लिया है वो इन्हीं के कहने पे किया है, बच्चों का व्यवस्था थोड़ी है, दूसरी इन्हीं का आदमी था। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब अगर सरकार को अंदाजा नहीं था, जो बसंत जी कह रहे हैं, हमने कहा सरकार को अंदाजा नहीं था, अगर हम सामाजिक रूप में कहें तो हमको यही कहना चाहिए कि सरकार को अंदाजा नहीं था, गलत बयानी कर दिया। लेकिन सरकार अगर नहीं चाहती, अगला सवाल मेरा यही है, तो क्या ये प्रदर्शन होता? सरकार के इनकी पुलिस नहीं चाहती तो ये प्रदर्शन होता, लाठीचार्ज। देखिए राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, राजनीतिक दलों के प्रदर्शन होते हैं। आपको याद होगा उमेश जी, हाउस अरेस्ट नेता कर लिए जाते थे। हमने देखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, तमाम तरह के राजनीतिक दल है। मुलायम सिंह यादव धीरे से निकल के आके हजरतगंज चौराहे पर बैठ गए धरने पर, तो उनकी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये वो साइजी होती थी कि सरकारें नहीं चाहे
तो धरना प्रदर्शन नहीं होते थे। इन्होंने नहीं किया और अभी भी नहीं, अभी आज भी नहीं होते। अभी भी इतना नहीं बड़ा होते। प्रदर्शन इतनी बड़ी सरकार का आप समझिए, कहीं ना इन्होंने कहीं इन मौके पे या तो एयरपोर्ट पे संरक्षण है परमिशन दी। या तो बात- फेलोवर। सुनिए, अब ये लगता है कई बार, ये अगर आप इसका एनालिसिस करें तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये मिस कैलकुलेशन था। गवर्नमेंट को लगा कि एक तूफान सोशल मीडिया पर उठा है और जैसे उठा है वैसे ही थम जाएगा। कुछ ऐसी कोशिश भी हुई, मतलब एकाएक उनके फॉलोअर सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी के, जनता पार्टी के बढ़ गए, सब चीजें हो गई 24 घंटे में। उनके वो इन्हीं के आदमी थे, इन्हीं के आदमी थे, फॉलोअर्स आ कागज भी गए। इन्हीं ये के एलिगेशन लगा, इन्हीं के आदमी थे। ये एलिगेशन लगा कि इनके पीछे आम आदमी पार्टी का नेटवर्क है। और कहीं ना कहीं पूरी प्रोटेस्ट की प्रक्रिया में आखिरी दौर में ये बात दिखाई भी पड़ी कि आम आदमी पार्टी का एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम जो है वो सीजेपी के साथ कहीं ना कहीं लगा हुआ है, एसोसिएटेड है। मुझे लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैडर का जुड़ना या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक कि वो कोई चीज इलीगल ना हो तब तक कोई किसी को सपोर्ट करे, कोई किसी को आगे बढ़ाए, मदद करे, कोई बड़ी बात है नहीं। जो चीज गड़बड़ हुई वो गड़बड़ गवर्नमेंट के कैलकुलेशन की थी। गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि परिस्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। ये भी नहीं किया था कि संसद सत्र तक ये पूरा कुछ खिंच पाएगा। और जो समर्थन शुरू के 15-16 दिनों तक नहीं मिल रहा था वो आखिरी के 4-5 दिनों में गंभीर तौर पर मिलने लगेगा। और स्थिति सोमवार को जैसे सड़कों पर हुई, मंगलवार को जैसे सड़कों पर हुई, और अचानक चूंकि संसद का सत्र भी था, विपक्षी दलों को भी सरकार को काउंटर करना था। वो अभी पिछले सत्र और बजट सत्र और इस सत्र के बीच में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को सेटबैक मिला था अपोजिशन की। तृणमूल कांग्रेस तो एक तरीके से तृण मात्र ही बच गई, पूरा उसका मूल तो समाप्त हो गया। उसके 20 सांसद दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर गए। जिस पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमएलए नहीं थे, उस पार्टी के 20 सांसद हो गए उनसे निकल करके। शिवसेना टूट गई उद्धव गुट, और वो एकनाथ शिंदे के साथ उनके एमपी चले गए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पर पहले से ही दबाव बहुत सारा है। तो इन राजनीतिक परिस्थितियों में जब निकल करके सामने आ रहा है पूरा का पूरा ये विरोध प्रदर्शन, तो ये दिखाता है। अब विपक्ष को भी एक मौका चाहिए था कि एक ऐसा मुद्दा, एक सोशल मीडिया सपोर्ट, एक सेंटिमेंट नीड का, यूथ का, बच्चों का, जेनजी का, उन सब को भुनाने की कोशिश में। और आप देखिए पहले दिन डिंपल यादव खूब वायरल हुई, वो लगातार छात्रों के आंदोलन में उनके साथ थी, खासतौर पर छात्राओं के साथ। सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हुई उनकी तस्वीरें। अगले दिन अखिलेश यादव भी उसमें दिखाई पड़े, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव दूसरे दिन यानी मंगलवार को जमकर दिखाई पड़े। तस्वीरें उनकी आई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन लोगों ने धरना दे दिया। ये तमाम राजनीतिक परिस्थितियां आई, तो ये दिखाती हैं कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है उसको इस पूरे विरोध का आकलन करने में कहीं ना कहीं कमी रही। और फिर चूंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा था तो फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के भी जो लोग लगे थे उनका भी आकलन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। वो एक तरफ ये तो सोच रहे थे कि भाई हम परिसीमन का बिल ला दें, हम वंदे मातरम बिल ला दें, हम और भी तरह की जो है कार्रवाई करके थोड़ा एक समाचार का वातावरण बनाए पूरे देश में। लेकिन इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों की तरफ जाने से उनको रोका जो पिछले 6 महीने से डेवलप हो रही। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत यूजीसी के समय से, और वो फिर धीरे धीरे एक कर एक मामला। आप देखिए ना कि ये संयोग ही तो इसको कहेंगे कि पहला मामला भी शिक्षा का था, दूसरा मामला भी शिक्षा का, तीसरा, चौथा, 5वां मामला भी शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो लगातार आज इस स्थिति में आ गया कि आपको बीजेपी के कॉम्पिटेंट नेताओं में माने जाने वाले, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वाले, यूथ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हुए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार रहे धर्मेंद्र प्रधान को आज उनकी कुर्सी खतरे में है। किसी भी घंटे उनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। अब ये विरोध दिल्ली से बढ़कर के अपनी सीमाओं के पार जाए। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें बाकी लोग क्यों शामिल हुए? भाई सीजेपी कोई पार्टी थी, उसका अपना ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा, इसमें बाकी लोग कैसे शामिल हो गए? देखिए, सीजेपी पहले तो राजनीतिक दल नहीं था, पर फिर भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे। बात क्या है, राजनीतिक दल नहीं था, इसलिए और राजनीतिक पार्टियां उसमें आराम से अपना जो स्कोप था वो खोजने लगी। राजनीतिक पार्टियों को पिछले कई वर्षों से लगातार कोई मुद्दे अच्छे मिल रहे थे जिससे समाज को जोड़ सके अपने साथ।
इस बीच उनको यूजीसी में भी वो नहीं बोल पाए क्योंकि यूजीसी सवर्ण जाति से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लेकिन जो राम मंदिर और नीट परीक्षा आई, इस दो मुद्दों पे ऐसा संजोग रहा कि उनको लगा कि हम सीधे जनता से कनेक्ट हो सकते हैं। अरे आपको लगता है कि राम मंदिर का भी मुद्दा इस बीच आना ये बीजेपी के सपोर्ट सिस्टम को कमजोर कर रहा था? निश्चित तौर पे राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर से कहीं ना कहीं हिंदू समाज जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो नाराज हुआ। वो बात है कि एक नीट परीक्षा लीक का मामला है, उस वजह से राम मंदिर का मुद्दा दब गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे बीजेपी का जो वोटर है उस मुद्दे से आहत है, और उसी समय नीट परीक्षा का लीक मामला आ गया। तो जो मॉब बना था वो लगातार इकट्ठा हो गया और यूथ उससे जुड़ गया। और यूथ जब जुड़ गया तो यूथ को यह था कि उनके हित की बात कौन करेगा, उनको क्रेडिट कौन ले जाएगा इस पूरे मुद्दे का। तो इसलिए विपक्ष भी आगे आ गया सीजेपी के साथ। अच्छा, पर आप जैसे संगठन भी ये आप लोग भी धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहे हैं शुरुआत से, जनवरी के महीने से ही विरोध चल रहा है। तो आप लोगों को भी ये मौका था कि भाई जैसे कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दुश्मन, अरे सॉरी, दोस्त का दोस्त दोस्त हो गया और दोस्त का दुश्मन, उसी तरीके से यहां भी था कि भाई दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त हो। दुश्मन का दुश्मन कौन? भाई धर्मेंद्र प्रधान से लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनकी कुर्सी कौन खींचना रहता, अपोजिशन और इस तरह के संगठन। तो इन संगठनों के मंच का या इन संगठनों के साथ या उनके साथ अपना सुर जोड़ने का ये प्रयास हुआ क्या करणी सेना या सवर्ण मोर्चा की तरफ से? बिल्कुल नहीं हुआ। और बिल्कुल देखिए, हम लोग संवैधानिक अछूत हैं। वो अलग मामला है कि हम लोगों ने जब भी कोई आंदोलन किया, कोई विरोध किया, तो संविधान की परिधि में रह के हम लोग संविधान की परिधि से कभी बाहर नहीं गए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आंदोलन को किया। लेकिन मैंने आज सुबह लिखा है, यदि सीजेपी की मांगे भारतीय जनता पार्टी मानती है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि जो आंदोलन अराजक हो जाएगा, जो आंदोलन अलोकतांत्रिक हो जाएगा, जो आंदोलन अश्लील हो जाएगा, उसकी मांगे सरकार मांगेगी तो हम भी संविधान की परिधि छोड़ के निकलेंगे। अब हम मनवाने के लिए, हाँ बिल्कुल, अगर हमारे आंदोलन से 6 महीने 8 महीने में सरकार के कान में जू नहीं रहेगी है, और एक आंदोलन जो 20 दिन के अंदर, जिस दिन अलोकतांत्रिक होता है, जिस दिन पत्थरबाजी होती है, जिस दिन राष्ट्रद्रोही उसमें शामिल होते हैं, धर्म विरोधी शामिल होते हैं, अश्लीलता के कंटेंट आते हैं, अगर सरकार उनकी बात मानती है तो मैंने अभी देवरिया कार्यक्रम में भी कहा था कि लोकतंत्र की परिधि में तभी तक हूं जब तक नहीं माना जाएगा। अगर माना गया तो हम भी लोकतांत्रिक हो जाएंगे, बिल्कुल मेरा दावा है और मैं इसको हमेशा कहता आया हूं मन से। मैं तो केवल ये देख रहा हूं। तो आंदोलन के पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इस तरह जो रावण की सुनने वाले नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनको हम लोगों को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। ब्राह्मण को, ठाकुर को, लाला को, बनिया को, भुइयार को, हमको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। बिना उसके मानने वाले नहीं। ये मैं बार बार अध्यक्ष जी से कहता हूं कि आप ऐलान करिए, इनसे लड़ा जाए सड़क पे, बिना लड़े ये मानने वाले हैं नहीं। तो कभी विचार करते हैं लोग कि नहीं यहाँ की सरकार तो उस तरह का काम नहीं की। हमने कहा यहाँ की वहां क्या सरकार? अरे कोई बड़ा, मान लीजिए कोई अजगर है तो अजगर का बच्चा भी तो अजगर है। हमें तो विरोध बीजेपी का करना ही करना है, सरकार का विरोध करना ही करना है, क्योंकि हमारे किसी भी हित में नहीं है। आप ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जो है दिन पर दिन जो है सवर्ण मोर्चा, मतलब क्यों सवर्णों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। हर चीज उसी के लिए कर रही है। इन लोगों ने ये जानबूझ के बच्चों को आगे किया था। मैं आपको बता दूं, एक नेशनल कोई चैनल है, उसके एक पत्रकार महिला है, वो भी एंकर जो है जानबूझ के इनके द्वारा पोषित तरीके से धन लेके और इनके पक्ष में न्यूज दिखा रही थी। इसमें उनकी हो गई छिछलेदार। समझिए, बच्चियों का कपड़ा उतरा भाई, बच्चियों का कपड़ा फटा है, मारपीट हो गई। कौन सा ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा धर्मात्मा है जो बच्चियों पर लाठीचार्ज कराता है? भारत जैसे देश में हुआ आज तक आपने सुना है? कई महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, बच्चियों पे लाठीचार्ज हुआ है? कभी सुना आपने? यही कायर भीरू माता सीता के बाद अगर किसी ने स्त्री का हरण किया है, स्त्री के साथ किया है, तो जी ने किया, इनकी भाजपा सरकार ने किया है।
आप ये समझ आई, किसी सरकार में किसी लड़की को आज तक किसी औरत को लाठी नहीं मारा गया। रही बात बच्चियों के आंदोलन के तरीके का, वो तो बच्चियां हैं, मान लीजिए 10 बच्चियां अपना इकट्ठा हैं तो कैसे समय कटेगा। आप आ तो वहां पे कोई आ तो नहीं रहा उनकी बात सुनने, तो अपना खेल कूद रही है, अपना आंदोलन तो जारी कर रही है, बिना खाना खाए अपना रह रही है। बात समझ रहे हैं? तो ये रावण रूपी का अंत अब निश्चित है। इन्होंने जो भगवान को ढोंग किया था, भगवान का पैसा लूटे थे, उसको हाईलाइट ना हो मामले को, उस महिला एंकर को आगे करके कि आप इसको दबा देना, उसको पैसा दे के इन लोगों ने किया था कि इसको ऐसी आंदोलन को ऐसे करते रहो तो राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला दबा रहेगा। अब वो तभी तो सुमन बांसुरी ने वापस ले लिया। आपको नहीं लगा कि इसीलिए नहीं की प्लानिंग थी? अब रहे बच्चे, तो बच्चे और ढेली की संसराट, कहते हैं बच्चों की दोस्ती और ढेली की संसराट, उसका कोई भरोसा नहीं। हम लोग इसी तरह के रहे, हम लोग किसी के सुने थोड़ी सुनेंगे। जब हमें कोई आंदोलन दिया जाएगा, कोई टास्क दिया जाएगा कि हाँ हमारे साथ एडमिशन नहीं हो रहा, हमारे साथ ही, अभी तो ये बच्चे बहुत शरीफ है महाराज, हम लोग होते तो इनका नाक काट लेते। अब क्या लगता है पुलिस अकेले लाठी मारेगी, बच्चे सुन लेंगे? बच्चे शरीफ थे। सुनिए, बच्चों की शराफत है कि वो वर्दी देख के मार देगा। मैं देख रहा था, एक बच्चा खड़ा हो गया, उसको 4-5 पुलिस वाले मार रहे थे, वो बच्चा खड़ा हो गया तन के। इन लोगों ने एक कायर महिला पुलिस, जिसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो महिला का व्यवहार नहीं रहा, वो तालुका हो गई, वो राक्षस हो गई। उसको जिस तरह भगवान ने वध किया तो उस तरह उसके साथ होना चाहिए। इन लोगों ने उस महिला को आगे कर दिया और सिपाही आगे लड़के के सामने तन के खड़ा हो गई। आप कौन सी महिला हो भाई? कौन सा सम्मान खोज रही हो आप? एक पुरुष के सामने, मतलब वो भी शरीफ लड़के के सामने जाके खड़ी हो जा रही हो ताकि आपको धक्का दे और पूरे देश को दिखाइए कि आपका कपड़ा फाड़ दिया जाए। इस तरह की कायरता पुरकार किया बीजेपी सरकार ने। आप बात समझिए। तो धर्मेंद्र प्रधान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तो वो मंडल अध्यक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। आप देख लीजिएगा, वही सरकार के नाश के असली कारण होंगे। जैसे दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर के विनाश का कारण हुआ, उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान इस बीजेपी के इतने बड़े साम्राज्य के, कहते नहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाश करके जाएंगे। एक कोई दीपक जलाने वाला बीजेपी का नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए अवनीश। ठीक है, उमाशंकर दुबे। अवनीश जी, इस पूरे आंदोलन को अगर देखा जाए, मुझे छोटी सी चीज याद आ गई कल सुबह की। गोरखपुर के पूर्व विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, राधा मोहन दास अग्रवाल। इन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ा मार्मिक ट्वीट किया, फेसबुक पर भी डाला, सोशल मीडिया पे, कि एक फ्लाईओवर बना और उनके घर के सामने है। और उनका कहना था भाई बधाई और मुख्यमंत्री जी को बधाई, लेकिन मैं भी इसमें आना चाहता था लेकिन मुझे नहीं बुलाएंगे। नहीं, क्यों बुलाए जाएंगे? वो काहे के नेता है? आप एक बताइए, राजा मोहन काहे के नेता है? किस बात के नेता है? काहे के नेता है? वो नेता है, जन नेता है। उनको योगी आदित्यनाथ जी ने उनको डॉक्टरी का काम करते थे, 100-200 रुपया फीस लेते थे, और उन्होंने, सुनिए, वो सबसे पहले देश में गलत शादी किया उन्होंने। बात समझिए, उन्होंने, उनके जैसे लोगों ने देश को खराब किया है। काहे बुलाएंगे भाई? क्यों बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे? देखिए, ये बसंत जी का जो आक्रोश है, देखिए बसंत जी का आक्रोश, देखिए ये आक्रोश ये बता रहा है, ये शुद्ध रूप से भाजपाई। आप समझिए, जैसे आपको बताऊं अवनीश जी, जैसे पटदार क्या होता है, तो पटदार को आप समझिए, इनको और भाजपा को एक सगा भाई पटदार समझिए। अब पटदार अगर पटदार से नाराज होता है तो वो क्या कहता है कि हम अपने घर का जो हिस्सा है, आधा हिस्सा हम डोम को दे देंगे, भंगी को दे देंगे, आपको नहीं देंगे। आपको नहीं देंगे। समझ रहे हैं पीड़ा? ये इनकी, ये क्षत्रिय और ब्राह्मण का स्वभाव है। ये बनिया का स्वभाव नहीं, राधे मोहन नहीं कर सकते, हम करेंगे। पीड़ा है, ये एक पीड़ा बसंत जी की है। इसको समझिए कितनी तकलीफ, जो पीड़ा राधे मोहन दास अग्रवाल और बीजेपी, यानी उनके बीजेपी के बीच की, मतलब कहते हैं ना भीतरघाती जो पीड़ा थी। अवनीश जी, मुझे याद है लगभग 2 दशक होने को है, मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे उस समय, और एक फ्लाईओवर का उद्घाटन आपको भी याद होगा, गोरखपुर में हम लोग पत्रकारिता करते थे, एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होना था नहीं, प्रॉपर गोरखपुर में। तो उस धर्मशाला पे मुलायम सिंह को कल उद्घाटन करना था, और एक दिन पहले मुख्यमंत्री, उस समय भाई आज मुख्यमंत्री, उस समय सांसद थे, योगी जी ने बुलाया और फीता काट दिया। क्यों? क्योंकि उस कार्यक्रम में योगी जी को नहीं बुलाया गया। मुझे वो घटना याद आई, मैंने फेसबुक पर लिखा भी, उस घटना को याद करिए। 2 दशक पहले इस तरह की घटनाएं हुई, और अलग बात है दोनों राजनीतिक दल अलग थे, और आज एक दल में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की पीड़ा वो भी
जब जाहिर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भीतर घात चल रहा है, कहीं ना कहीं जो शुद्ध भाजपाई, कोर भाजपाई, जैसे हमारे बीच में अभिनव नाथ त्रिपाठी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, 25 साल दिया भाजपा प्रदीप सिंह जी बैठे हैं, ये संघ भाजपा के मतलब कोर थे। ये मैं लखनऊ आया तब से भाजपा के लिए मैं एक मंडल यहाँ का नेता होता था, मंडल कोई मंडल कमांडर यहाँ का बिहारी था, उसको सभासद बनाने के लिए उन्हें पता ना कितने लोगों से मारपीट किया सफाइयों से इन्होंने। ये बसंत जी बैठे हुए हैं, ये कितने मतलब समझ सकते हैं कि छात्र जीवन से अखिल भारतीय जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी, और ये अब आप सोचिए चंद महीना, साल नहीं, चंद महीना पहले जनवरी से जब से यूजीसी आया, इनका आक्रोश देखिए। नहीं उमा शंकर जी, इन्होंने जो इन्होंने सोचा कि भैया देखो जिसको हमने अपना सब कुछ दिया, हमारे खून पसीना लगाया भाई इनके उत्थान में। मैं एक शायरी कहता हूँ जरा इनका, मैं एक शायरी कहता हूँ भाजपा के बारे में कि वक्त गुलशन पे पड़ा था तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। हम लोग राष्ट्रवाद के लिए जुड़े थे, हम लोग राम मंदिर के लिए जुड़े थे, हम लोग कश्मीर के लिए जुड़े थे, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि कल को जो है इतना करने के बाद आप हम ही लोगों के ऊपर इस तरीके का हम लोगों के संग व्यवहार होगा। आपको राष्ट्रीय पार्टी, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, पूरे देश में इतना जनादेश मिला, जिन चीजों के लिए मिला था वो चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी सिमट के गुजरात की ओर चली गई है, जहां जो वहां से डिसाइड होता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम होता है। और सच में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी सरकार में बाराबंकी जनपद में लाठी खाया, सुनिए हजरतगंज में पीटा गया, और आज छात्रों के मुद्दे पर सबसे बड़ा छात्र संगठन दुनिया का कुछ बोलने की स्थिति नहीं आपको है। अनिश एक बात बता दो, ताजी बात सुन लीजिए। लखनऊ में दो क्या कहते हैं ये जो फ्रॉड पकड़े जाते साइबर, दो बड़े पकड़े गए, दोनों के मालिक कहाँ के? तो अहमदाबाद के। आप ये जानिए सबसे बड़े फ्रॉड जो अमेरिका जैसे देश में हमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया इन भाजपा के नेताओं के कारण। आज ये स्थिति हो गई। ठीक है, आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, ये जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे यूपीएससी की परीक्षा नहीं लीक हो रही है, बाकी परीक्षाएं लीक हो रही, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं आप इनका डाटा उठवा लीजिएगा, सब आउटसोर्सिंग एजेंसी, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग एजेंसियां करा रही। 15 एजेंसियां मिलेगी, 10 एजेंसियां गुजरात की हैं, और ऐसी एजेंसियां कार्य कर रही हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। आप ये समझ लीजिए, आप गौर करिए। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी भाई, जिसको तुम क्या करोगे? आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराओगे, लीक कराओगे, पैसा इकट्ठा करोगे, उसके बाद उनको जेल भेज दोगे। सरकारी नौकरी वाला जब होता है ना तो एक चीज तो बताइए भाई, एक आखिरी सवाल सबसे है मेरा कि उत्तर प्रदेश भाई सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, दिल्ली में संसद चल रही है, तो इस मुद्दे पर माहौल बदला हुआ है, पर यूपी में चुनाव है, पर यह मुद्दा यूपी में क्यों नहीं जम पा रहा है? अभिनव, देखिए पहली चीज तो ये है, ऐसी बात नहीं यूपी में जम नहीं रहा। इलाहाबाद में प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट सब अपनी बात लिख रहे हैं। और जो दिल्ली में लोग मौजूद हैं, यूपी बिहार के लोग ही ज्यादातर मौजूद हैं, जो धरना जंतर पे मौजूद है। यूपी बिहार के छात्र ही ज्यादातर मौजूद है, इसलिए ऐसा नहीं कि यूपी में नहीं हो रहा। तो देखिए यूपी में जो कल्चर योगी जी ने डेवलप किया था, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो 80% आदमी तो डर के नहीं कर रहा है, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि योगी जी का मामला स्पष्ट है। वो हिंदुत्व की बात पहले दिन से करते थे, आज भी कर, लेकिन उनके नौकर साहू ने, उनके लाल फीता शाहीधारियों ने, ये जो है इनके नौकर साहब, इन लोगों ने इस तरीके का माहौल यहाँ पे बना रखा कि पुलिस आपके खिलाफ मुकदमे लिख देगी। तो उनका कानून कहाँ चला गया? आरटीओ लुटेरा का घर तो नहीं गिरवा रहे हैं, गिरवाना चाहिए ना। देखें उनकी ताकत कहाँ चली गई, उनकी ताकत गिरवाए ना भ्रष्टाचारी को। तो वो देखिए 80% लोग हैं, क्योंकि पोस्टर लगवा देते हैं, ठीक है कि ये लोग हैं,
और यहाँ का उत्तर प्रदेश की नौकरशाही एक में और चीज भी मतलब जो मैं मानता हूं कि दिखती है वो ये कि तुलना में दिल्ली की लीडरशिप के योगी आदित्यनाथ थोड़े लिबरल हैं इस मामले में कि उन्होंने एक्शन लिए हैं और कदम आवश्यक पड़ा है तो पीछे भी हटाए। उन्होंने लोगों को सस्पेंड किया, एक्शन लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं किया। कई बार डीएम एसपी के तबादले और कई बार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में, तो यहाँ तक कि आप देखिए राम जन्मभूमि जैसा मुद्दा जिसमें हो रहा था कि पता नहीं एफआईआर होगी कि नहीं होगी, एसआईटी कैसे करेगी, सब चीजें कैसी होगी, पर एक स्टैंड लिया उन्होंने। वो शायद ये भी एक कारण है कि लोगों को ये लगता हो कि शायद इन तरह के मुद्दों पर उनका स्टैंड अलग होगा। जैसे यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने कोई ऐसी, जैसे बीजेपी के कुछ और नेता राय रख रहे थे, उन्होंने इससे दूरी बना के रखी। वो ठीक है कि उन्होंने खुलकर कोई मुखर इसको लेकर के पक्ष नहीं रखा, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे के समर्थन में भी कोई पक्ष नहीं रखा। तो शायद ये भी एक कारण है कि लोग ये मान के चलते हैं कि इनका कम से कम हमारे मुद्दे से विरोध नहीं है छात्रों को लेकर के। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या दूसरे विपक्ष के लोग युवाओं को अपना राजनीतिक टूल बना रहे। उमाशंकर देखिए, और इसी अभी जो यूपी की अगर हम बात करें तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर करें, और जैसे संदीप जी ने कहा कि थोड़ा डर भय तो है लोगों में। लोग मुकदमा से अभी भी जो दिल्ली में जंतर मंतर चले जा रहे हैं वहां तक तो ठीक है, यहाँ थोड़े बहुत धरना प्रदर्शन भी हो, लेकिन उस तरीके के प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, यूपी में चुनाव होना है, योगी आदित्यनाथ को फेस करना है। योगी आदित्यनाथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि यूपी का माहौल बिगड़े और उसका असर डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ यानी चीफ मिनिस्टर पर पड़े, उनकी सरकार। अभी जो प्रदर्शन हो रहा है वो दिल्ली का नहीं, पर आप इसका फायदा अपोजिशन तो उठा सकता था, बिल्कुल उठा रहा है। शायद ये परसेप्शन का ही फर्क है। बिल्कुल, अभी जो दिल्ली में जितने भी अपोजिशन इसमें इकट्ठा हुए, कहीं ना कहीं उनका सबका फोकस यूपी चुनाव को लेकर, और बीजेपी है भाई साहब, ये जो चुनाव जैसे लड़ती है, मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ, अखिलेश यादव चाहे बसपा चाहे कांग्रेस 2026 में 2027 में जैसे चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव ये 2027 में लड़ेंगे। वो आज से लड़े, बात समझिए। लेकिन यूपी का ब्राह्मण तय कर लिया, एक और बीजेपी के झोले में नहीं पड़ने वाला। आप प्रदेश देश दुनिया के सारे ब्राह्मण लीडर उतार दीजिए, एक भी ब्राह्मण वोट बीजेपी को नहीं करेगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपने सुना होगा, ये बिल्कुल ये जो मैंने कहा ना, एक सगे पटीदार की जो धर्म है वो ये निभा रहे हैं, निभाना भी चाहिए, क्योंकि जो पीड़ा होती है अपनों से होती है। अरे मुझे तो बहुत स्पष्ट कि गुजराती गैंग योगी आदित्यनाथ जी को पानी का हमें गुजरातियों से पीड़ा नहीं हो सकती है, होगी अपने से ही। मुझे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको आपके चैनल के माध्यम से, देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसे यूजीसी का मुद्दा पीछे अब सवर्ण मोर्चा के अलावा, मैं इसलिए कह रहा हूं सवर्ण मोर्चा के अलावा कोई नहीं उठा, जो उठाया राजनीतिक दल बना के सबको अपने साथ जोड़ के जनता के बीच उतर गया। इकलौता सवर्ण मोर्चा है जो यूजीसी का मुद्दा अभी भी लेके चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, यूजीसी का मुद्दा गया, अभी आया, अभी देखिएगा 2-4 दिन में कुछ एक्शन भी हो जाएगा, इसके बाद फिर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, तब तक कोई नया भी मैटर आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि चुनाव आते आते मुद्दे बदल। देखिए, मैं इसमें भी मानता हूँ कि गुजराती गैंग योगी जी को काम भी नहीं करने दे रहा, बहुत स्पष्ट हूँ, उसमें कोई दाएं बाएं कहने की बात बिल्कुल मैं। लेकिन सवर्ण मोर्चा किसी भी कीमत पे यूजीसी वापस होने तक बीजेपी को मिटाने के लिए क्या कहते संकल्पबद्ध है। और मैंने आपको तो बताया कि ब्राह्मण नहीं वोट करेगा, और अध्यक्ष जी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ छत्री भी एक को वोट नहीं करेगा, आप लिखवा लीजिएगा। ठीक है। ये जो दरअसल बात वही है जो बात उमाशंकर कह रहे थे कि मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी है जहाँ पानी कम था। तो ये बात बघेल जी के साथ कहीं ना कहीं लागू होती है। और एक बात है जो कही जा रही है कि सड़क पर फिर से सवाल खड़े, हाथों में उम्मीद के धागे हैं, कुछ आंखों में रोष की ज्वाला है और कुछ दिलों में संवाद के आग्रह। लोकतंत्र की पहचान यही है, मतभेद भी सम्मानित हो, आवाज सुनी जाए और कानून भी सुरक्षित हो। युवा पूछे तो उनको उत्तर मिले, शासन बोले तो विश्वास जगे, टकराव की हर ऊंची दीवार संवाद से ही धीरे धीरे ढहे।
न नारों से देश बढ़ता है, न खामोशी से दर्द मिटता है। जीत तभी लोकतंत्र की होगी जब हर पक्ष सच सुनता है। दिल्ली केवल सत्ता नहीं, जनमत की राजधानी है। असहमति यदि मर्यादा में हो तो वही लोकतंत्र की दरअसल कहानी है। चलो कलम को तलवार न बनने दें, शब्दों को अंगार न बनने दें। मतभेद रहे मनभेद नहीं, भारत को एक परिवार रह दे। तो कम से कम इस सोच के साथ कोई आंदोलन भी हो, सत्ता विपक्ष संसद सब सामने हो, संग्राम महासंग्राम कुछ भी हो, पर भारत का परिवार अखंडित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। इस बात विचार के साथ अगर कोई भी विमर्श सामने आता है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ी राजनीतिक परिस्थिति विपरीत रूप में आकर के बीजेपी के सामने खड़ी है। एक आपदा में अवसर की परिस्थिति विपक्ष के सामने खड़ी है और सीजेपी के लिए तो बहुत कि वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर भी स्थापित कर पाए, एक आंदोलन के तौर पर याद किए जाएं देश के इतिहास में। राजनीतिक तौर पर क्या होंगे तो नहीं जानता, लेकिन एक आंदोलन के तौर पर कम से कम याद किए जाए सकारात्मक तौर पर देश में, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा कर पाने में वो कामयाब रहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के। नमस्कार।